रणनीति के साथ में कैसे चुनावी मैदान में उतरना है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो भी पेंडिंग बचे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में कौन कितने कार्य कर रहा है और जनता कितनी नाखुश है, आखिरकार नाखुश क्यों है, और उसको लेकर भी यहां पर चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर बात की जाए, सभी मंत्रियों के साथ में सीएम योगी ने बैठक की। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ ही स्कंदिता मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। एसके, अगर बात की जाए, क्योंकि वहीं पर मौजूद हो जहां पर बैठक हुई है, ऐसे में अगर आज की बैठक की बात की जाए, क्योंकि एक रणनीति के साथ में बीजेपी हमेशा से काम करती है, अब लोकसभा का चुनाव तो जा ही चुका है, जो परिणाम थे वो भी सामने आ ही चुके हैं, आखिरकार आज क्या कुछ मंथन रहा इस बैठक में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जब से उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, तब से देश में जो भी सरकारें हैं वो अपना काम प्रॉपर तौर पर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो सब आयोग के नियंत्रण में आ जाती हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो 56 मंत्री आज की डेट में हैं, तो वो भी अपने विभागों में कोई दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे थे, अधिकारियों के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अधिकारी भी ज़्यादातर चुनाव में लगे हुए थे। तो आज पहला दिन था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विभाग सभी विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, और इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे उनके विभाग की प्रगति के बारे में जानकारी ली कि अब तक जो उनके विभागीय योजनाएं हैं वो किस स्थिति में है, विभाग का कामकाज किस स्थिति में चल रहा है। क्योंकि चुनाव आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद जब मंत्री अपने विभागों से फीडबैक ले रहे थे, चूंकि कल ही निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी हो गए थे कि सभी मंत्री अपने विभागों के फीडबैक के साथ यहाँ पहुंचेंगे, तो आज सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जानकारी दी। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री भी हैं, जिसमें अनूप प्रधान वाल्मीकि भी हैं, जो अब इस समय सांसद हो चुके हैं, और साथ ही साथ जितिन प्रसाद, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो भी अब सांसद हो चुके हैं। तो दोनों मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद भी दिया, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में सांसदी के चुनाव में बेहतर जीत, दोनों मंत्रियों ने एक बड़ी जीत हासिल की है, तो उनका धन्यवाद प्रस्ताव भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देशित किया कि वो अपने क्षेत्र में निकलें, लोगों से मिलें, अपने विभागीय कामों में तेजी लाएं, और जो भी विभाग के काम हैं उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरा सबसे बड़ा जो रोजगार को लेकर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर जो सभी 56 विभागों के मंत्री आज इस बैठक में थे, उन सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि उनके विभाग में जो भी भर्तियां हैं उनके प्रस्ताव बनाकर तत्काल जो चयन आयोग हैं या भर्ती बोर्ड हैं उनको भेज दिए जाएं, ताकि उनकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। जहां पर भी अगर किसी के भी विभाग में भर्ती प्रक्रिया लंबित चल रही है तो उसको पूरा कराया जाए। कहीं पर भी अगर लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं तो उनकी शिकायतों को सुना जाए। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोली है कि आपने पहले भी देखा होगा कि एक अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में चला था, जिसमें जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार थे वो लोगों के बीच में जा रहे थे, जिले जिले का दौरा कर रहे थे, तहसीलों में, विधानसभाओं में जाकर चौपाल लगा रहे थे, लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर रहे थे, उनके साथ खाना खा रहे थे। कुछ इस तरीके की तस्वीरें दोबारा से निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की बैठक में स्पष्ट किया है कि मंत्रियों को 3 महीने का समय दिया कि इस 3 महीने के दौरान वो लोगों के बीच जाएं, उनके बीच में चौपाल लगाएं, उनसे बात करें, उनकी बात सुने, अगर कोई समस्या है तो उसका निराकरण करें, लोगों की चीजें समझने की कोशिश करें। तो निश्चित तौर पर आज की अगर हम बैठक के जीस्ट को देखेंगे तो 4 चीजें मुख्यमंत्री ने प्रमुख तौर पर आज कही हैं। पहली चीज कि मंत्री लोगों के बीच जाएंगे, मतलब अपने प्रभार वाले जो जिले हैं वहां पर जाकर लोगों की बात सुनेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति समस्याएं बताता है या किसी की कोई नाराजगी है तो उनको दूर करने के लिए जो भी कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं वो उठाएंगे। तीसरी चीज, रोजगार को लेकर काम करेंगे। अगर उनके विभाग में रिक्तियां हैं तो उसको तेजी के साथ भर्ती प्रक्रिया उसकी कैसे संपन्न होगी उस दिशा में प्रस्ताव बनाकर चयन भोग या भर्ती जो बोर्ड है उनको दिया जाएगा। चौथी चीज, उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू पर काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो आज मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक के दौरान ठीक है, बिल्कुल। एसके मैं वापस लौटूंगी, स्कंदिता भी मेरे साथ में जुड़ी। स्कंदिता, क्या लगता है जो कमियां रह गई थी इस चुनाव में, यानी कि जब जिस तरीके से सीटें कम हुई हैं, क्या लगता है आज जो मंथन हुआ है, जिस तरीके से एसके भी इस दौरान जानकारी दे रहे थे कि अब अपने अपने क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, जनता के बीच में जाइए, वहां पर जानिए क्या समस्या है, आखिरकार आगे जाके इस तरीके की कोई गलती ना हो, क्या लगता है आपको?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार उनके पास में 62 सीटें हुआ करती थी और अब जो है वो 33 सीटों पर आकर सिमट गई हैं, तो अपने आप में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कहाँ चूक रह गई। जिसका कहीं ना कहीं सबसे पहला कारण माना जा रहा था कि जो सिटिंग सांसद रिपीट किए गए हैं, जो पहले सांसद थे उन्हीं को वापस दोबारा टिकट दिया गया, नए चेहरों को मौका नहीं मिला, ये भी एक बड़ा कारण था। साथ ही जो सांसद हैं, जो लोग थे, जीत के आए हैं, उनको तो बधाई दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जिन सीटों पर हार गए उन सीटों को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है कि हमारी कहां चूक हुई है, कहां पर गलती थी, क्या कुछ कमियां रह गई हैं। विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो इस बार कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर विचार किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला मुद्दा था पेपर लीक का, जिस मुद्दे को विपक्ष ने अच्छे से भुनाया और कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा उठाया। दूसरा मुद्दा अग्निवीर भर्ती को लेकर था, जिसको विपक्ष ने अच्छी तरीके से भुनाया। इसके अलावा महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, आरक्षण खत्म करने का मुद्दा विपक्ष ने जोरों से उठाया। इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हुआ। दूसरा, संविधान खतरे में होने की बात विपक्ष द्वारा कही गई, राहुल गांधी ने भी कई बार कहा, अखिलेश यादव ने भी कई बार कहा, इसका भी कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा और यही कारण रहा है कि वो 62 से हटकर सीधा जो है 33 सीटों पर आकर गिरी है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो कई केंद्रीय मंत्री हैं, उनको समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे नेताओं ने शिकस्त दे दी, उनको उन्हीं की धरती पर ढेर कर दिया। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी हार थी, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार उनके तेवर सख्त हैं, मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी विभागीय मंत्रियों से उनका ब्यौरा ले रहे हैं कि प्रगति कार्य किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ चीजें हैं, उसके पूरे के बारे में चर्चा चल रही है। अगर विपक्ष की बात की जाए तो आज विपक्ष की भी बैठक है, सपा कार्यालय में भी बैठक है, वहां पर भी उन्होंने अपने सभी 37 सांसदों को बुलाया है पेपर वर्क के साथ में कि वहां पर उनकी किस किस विधानसभा से कितने वोट परसेंटेज रहा है, कौन सी सीटों पर वो जीतते हैं, कौन सी सीटों पर हारे हैं। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद हार गए हैं उनको भी बुलाया गया है, उन हारे हुए प्रत्याशियों को भी। उस पर ये मंथन चल रहा है कि हम जो सीट हारे हैं उनको और कैसे सुधार किया जा सकता है आगे के लिए। साथ ही आपको बता दें, जिन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी स्ट्रैटेजीज तैयार कर रही हैं और आज सपा कार्यालय में तमाम जो सांसद जीत कर आए हैं उनको बधाई दी जा रही है, उनके स्वागत किया जा रहा है। अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं, खुद बैठक की अध्यक्षता में उनको संबोधित करेंगे, जीत का मंत्र देते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। जीत के लिए साथ साथ ये भी बताएंगे ट्रेनिंग, एक जो खास करके जो लोग नए सांसद बने हैं, जिसमें इकरा हसन भी एक बड़ा नाम है, जो लोग पुष्पेंद्र सरोज हैं, प्रिया सरोज हैं, ये सब वो नए युवा चेहरे हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने मौका दिया और पहली बार में सांसद बने हैं, जीत कर आए हैं। इनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे कि अब विपक्ष में, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कैसे सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरना है, कैसे उन पर निशाना साधना है, इन तमाम चीजों को लेकर आज बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। अगर विपक्ष की बात की जाए तो अखिलेश, हाँ बिल्कुल एसके, क्योंकि जिस तरीके से स्कंदिता बता रही हैं कि आखिरकार कौन सी नब्ज पकड़ी थी विपक्ष ने, और इस दौरान समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो उन मुद्दों से भटके नहीं। यानी कि आपने राष्ट्रीय मुद्दे जनता के सामने रखे, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति थी, वो उनको पकड़ के इस दौरान रखा है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की। अब क्या लगता है, क्योंकि आज बैठक भी हुई है, क्या बीजेपी अब उन मुद्दों पर पूरे गहनता से यहां पर काम करेगी और पूरी कोशिश करेगी युवाओं को अपने पक्ष में करने की? स्वर्ण जाति यानी कि जो कोर वोटर बीजेपी के रहते थे, उन सबको एक बार फिर से एक साथ लाने की कोशिश। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा कि हम लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से बात कर रहे थे, जो अलग अलग मंत्री हैं, जिसमें से कई ऐसे मंत्री हैं जो संगठन में भी लंबा वक्त बिता चुके हैं, तो उन सभी मंत्रियों के साथ हमारी बातचीत चल रही थी। तो लगातार उनकी तरफ से एक चीज़ आ रही थी कि सरकार और संगठन दोनों इन सारे विषयों को लेकर मंथन कर रहे हैं। मंथन इन चीज़ों को लेकर हो रहा है कि क्या कमी रह गई। जब उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही हो, खासतौर पर बड़ी योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड जैसी स्वास्थ्य की योजना हो, या उसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसी ग्राम में विद्युत कनेक्शन मुफ्त में देने की योजना हो, या उसके अलावा उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुफ्त में देने की योजना हो, या उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं हो, शौचालय जैसी योजनाएं हो, जिनका लाभ बड़े पैमाने पर लोगों को पहुंचाया गया, खासतौर पर किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं। बावजूद इसके क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी वो परफॉर्म जो 2014 या 2019 के चुनाव में उसने की थी, वो इस बार क्यों नहीं कर पाई? तो ये बहुत सारे विषय हैं। उसके अलावा प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो उस एंगल पर भी भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। जैसा कि अभी हम उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से बात कर रहे थे, उनके पिता रज्जू भैया भी चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि वो हार चुके हैं। तो उनका भी कहना है कि इन सारे विषयों को लेकर हम मंथन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर पार्टी और संगठन इन सारी चीजों को लेकर विचार कर रही है। दूसरा, जो स्थानीय तौर पर मुद्दे उठाए गए,
जैसे कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर मुद्दे स्थानीय स्तर पर बदलते जरूर रहे, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा था वो कॉमन तौर पर सभी 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चल रहा था। तो कहीं न कहीं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने देखा होगा कि आज सभी मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि आप अपने विभाग में भर्तियों को लेकर काम कीजिए, अगर आपके विभाग में रिक्तियां हैं तो उनके प्रस्ताव बनाइए और भेजिए ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है तो उत्तर प्रदेश के जो भी ऐसे मंत्री हैं जिसमें एमएसएमई विभाग आता है, जो ओडीओपी और डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ में ही एमएसएमई के बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बनाए जा रहे हैं, तो उसमें रोजगार सृजन कैसे हो सकता है, कैसे उन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री हैं, उनको भी निर्देश हुआ है कि आप अपने विभाग में देखें कैसे युवाओं को समाहित किया जा सकता है, चाहे वो सरकारी मदद के जरिए या जो विभिन्न योजनाएं सरकार की उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उनके जरिए कैसे उनको समायोजित किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो या प्रत्याशियों के चयन को लेकर हो, इन बहुत सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार चल रहा है और कोशिश भी की जा रही है कि उन सारी चीजों को देखा जाए कि आखिर क्या वजह रही, किन किन चीजों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, तो उन सारी चीजों को खत्म किया जाए, उन पर काम किया जाए। बिल्कुल, और एसके हमने चुनाव से पहले भी जब सूची जारी की थी उससे पहले भी देखा था कि बीजेपी की तरफ से सर्वे कराया गया कि आखिरकार आपने कितना काम किया है, और जब चुनाव हुए, जब परिणाम सामने आया, कई ऐसे मंत्री रहे जो कि एक पहली बार सांसद या फिर एक चेहरा जो कि जाना माना इतना नहीं है, बावजूद उसके वो जीत चुके हैं, चाहे जीत का अंतर कम रहा है। क्या इस बार एक बार फिर से जो सर्वे होगा, क्या उसी के आधार पर जब आने वाले समय में चुनाव होगा तो क्या उसी के आधार पर टिकट देने की बात, ये क्योंकि बहुत अहम रोल निभा देता है जब आप जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं तो आपका इंटरेक्ट होता है, एक अलग ही जनता के बीच में भी संदेश जाता है। लेकिन आप नहीं जाते हैं जब वोट लेने का नंबर आता है, क्योंकि कई बार हम भी ग्राउंड जीरो पर गए और देखा भी है इसके कि नाराज लोगों में काफी थी जो मौजूदा प्रत्याशी इस दौरान रहे। तौर पर भारतीय जनता पार्टी चूंकि कोई भी चीज ही बिना रणनीति के नहीं करती, हालांकि इस बार जरूर वो जनता की नब्ज टटोलने में हम कहें कि पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई और यही एक वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस 50% के करीब में घट गई। अगर हम सीटों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अगर वोटिंग परसेंट हम देखेंगे तो 50 से सीधे 41 आ गए, 9% का नुकसान। अगर उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे तो दो पार्टियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें से बसपा को करीब 10% वोट प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लगभग 9% का नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी के लिए आत्ममंथन का दौर जरूर है, और खास तौर पर जब हम फील्ड में थे तो उस दौरान एक चीज निश्चित तौर पर दिखाई दे रही थी कि लोगों में बीजेपी या प्रधानमंत्री को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति नहीं थी, लेकिन जो प्रत्याशी थे, खास तौर पर वो प्रत्याशी, जब पहली सूची आई तो 47 प्रत्याशी ऐसे थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट कर दिया था, जो वर्तमान सांसद थे, जो शायद लोगों के बीच नहीं जा रहे थे, उनके खुशी या गम में शामिल नहीं हो रहे थे, उनके स्थानीय स्तर पर जाकर काम नहीं कर रहे थे या उनसे मिल नहीं रहे थे, ज्यादातर समय दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में वो बिता रहे थे। कहीं ना कहीं उनको सबसे बड़ा कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दंड दिया है, क्योंकि वो 2014 रहा हो या 2019 मोदी लहर में जीत तो गए, लेकिन जब लोगों के बीच जाकर काम करना चाहिए था, जिन वायदों को करके वो आए थे उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए था, शायद वो उन्होंने नहीं किया। यही एक वजह थी कि लोग प्रत्याशियों को लेकर खासा नाराज थे। संभवतः अगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के चयन पर ध्यान देती, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में किया है, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी, चाहे वो रामपुर प्रत्याशी रहा हो, मुरादाबाद का प्रत्याशी रहा हो, मेरठ का प्रत्याशी रहा हो, पीलीभीत का या फिर बदायूं जैसे जिलों का भी प्रत्याशी रहा हो, जहां से शिवपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, तो वो सीटें भी अंतिम दौर तक अखिलेश यादव मंथन करते रहे, प्रत्याशी बदलते रहे और अंत में फिर जिन प्रत्याशियों को उतारा उन्होंने सीट जीत कर समाजवादी पार्टी की झोली में डाली। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही थी, जो शायद भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास के चलते नहीं कर पाई। बीजेपी को लग रहा था कि जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार ने काम किया है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, जिस तरीके से योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचा है, जिस तरीके से राम मंदिर जैसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने सॉल्व किया है और राम मंदिर भी बनकर तैयार है, तो ऐसे में बीजेपी कहीं से भी नहीं सोच रही थी कि उसको इस तरीके का नुकसान भी हो सकता है। और संभवतः यही आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी का था कि उसने अपने प्रत्याशी जो करीब 50 प्रत्याशी रिपीट कर दिए, ये बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में उठाना पड़ा है। हालांकि बीजेपी निश्चित तौर पर मंथन कर रही है, संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर लगातार ये मंथन चलेगा और आने वाले समय में ये सारी चीजें दिखाई भी देंगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का बदलाव करती है संगठन में या फिर सरकार में।
क्योंकि चीजें निश्चित तौर पर बदल रही। हालांकि अब लिटमस टेस्ट उस समय होगा जब 9 जो अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी 4 विधायक सांसद बन गए हैं, तो निश्चित तौर पर 4 सपा की सीटें भी खाली हुई हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी की सीटें खाली हुई हैं, आरएलडी की भी सीटें खाली हुई हैं। तो ऐसे में ये चुनाव लिटमस टेस्ट होगा कि 9 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस क्या कुछ रहने वाली है जब प्रदेश से लेकर देश की सत्ता तक वो कुर्सी पर बैठी हो। तो ऐसे में बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर चुनौती जरूर होगा। अगर बेहतर परफॉर्म करती है तो कहीं ना कहीं ये एक बीजेपी का कमबैक भी होगा कि जिस तरीके की परिस्थितियां या कारणों को ना समझ पाने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई भी भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है। जैसा कि अभी हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो कि सुरेश खन्ना है उनसे बात कर रहे थे कि समय के साथ चीजें बदलेंगी और हम फिर से उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो वो आश्वस्त है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कि किन किन कारणों से किन किन सीटों पर हमारी जो है परफॉर्मेंस खराब हुई है, तो निश्चित तौर पर उनको ठीक करने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जी, और बिल्कुल एसके, क्योंकि हमने जातीय समीकरण भी देखा, जो दलित समाज था, जो कि बीएसपी का वोटर्स था, हमने उसको भी देखा कि पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ तो बीजेपी के साथ में, लेकिन इस बार वो भी दरकिनार होता हुआ नजर आया। बिल्कुल, अगर हम इस बार के वोटिंग परसेंट को देखें तो सीधे तौर पर 2 पार्टियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तो बहुजन समाज पार्टी जिसको करीब 10% वोटिंग का नुकसान हुआ, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी जिसको करीब 9% वोटिंग का नुकसान हुआ, 50 से करीब 41 के करीब में वो आ गई। तो सीधे तौर पर अगर हम इन दोनों पार्टियों को देखें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ये रहा कि बड़े पैमाने पर जो बीजेपी का वोटर्स था वो शायद वोट डालने नहीं निकला, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे वो पहला चरण जो सबसे कम वोटिंग परसेंट था, जिसमें करीब 7.5 से 8% वोटिंग कम हुई थी लगभग हर सीट। बिल्कुल एसके, और ऐसे में आज जिस तरीके से बैठक हुई है उसमें बड़ी गहनता से मंथन भी किया गया कि आखिरकार कहां कमियां रही हैं, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आज बड़ी गहनता से इस दौरान मंथन भी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।